साउथ बेंगलोर के कृष्णापुर डोडी जिले के रहने वाले लोकेश अपनी पत्नी चंद्रलेखा और 2 बच्चों के साथ गांव में रहते हैं। वो इससे पहले ग्राम पंचायत के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और इस वजह से उनका गांव में एक अच्छा पॉलिटिकल कैरियर भी है और साथ ही साथ गांव के जो लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। पहले वो पूर्व अध्यक्ष थे और इस समय जो उनकी पत्नी चंद्रलेखा है वो मकाली ग्राम पंचायत की सदस्य हैं, यानी कि वर्तमान समय में उनकी जो पत्नी है वो ग्राम पंचायत सदस्य हैं और इस वजह से जो उनका पॉलिटिकल कैरियर है वो खुद नहीं बल्कि उनकी पत्नी इस समय संभाल रही हैं। लोकेश चिकन शॉप का बिजनेस करते हैं। उनकी 2 चिकन शॉप की दुकान है। एक दुकान उनके चन्नपटना जिले पे है, वहीं दूसरी दुकान जो है वो सुकंद कोटी जगह पे है और इन दोनों जगह पर जो उनकी चिकन शॉप है वहाँ का जो बिजनेस है वो अकेले लोकेश संभालते हैं और इससे वो अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं। गाँव में तो उनका मकान है ही है, साथ ही साथ उनका बेंगलोर सिटी में भी एक मकान है जहाँ पर उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चों के साथ वो वहाँ पर रहती हैं। 30 जून 2025 को पुलिस वालों के पास एक फ़ोन कॉल आता है और फ़ोन कॉल में जो बोलने वाले व्यक्ति थे वो गांव के लोग थे और गांव के लोग पुलिस वालों से कहते हैं कि आप लोग यहां पर आ जाइए और यहां पर सड़क पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है और साथ ही पास में उसकी कार खड़ी हुई है। और ये जो जगह थी जहां पर से ये फ़ोन आया था वो बेंगलोर के रामनगर जिला था और वहाँ के जो गाँव के लोग थे उन लोगों ने पुलिस वालों को फ़ोन किया था और इस प्रकार बताया था कि वहाँ पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है और पास में एक कार खड़ी हुई है। जैसे पुलिस को ये जानकारी मिलती है पुलिस उस जगह पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद में जब वो उस व्यक्ति को चेक करते हैं तो वो व्यक्ति क्या था, मरा हुआ था और पास में ही एक पॉइजन की बोतल पड़ी हुई थी। साथ ही साथ उसके पैर में एक चप्पल थी जबकि दूसरी चप्पल कहाँ थी इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं मालूम था। जब पुलिस वाले उस डेड बॉडी को देखते हैं और आसपास जो क्राइम सीन क्रिएट था जो वहाँ पर पहले से मौजूद था उसको देखने के बाद पुलिस वालों को यही लग रहा था कि इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। और जब पुलिस वाले उसकी पहचान करने के लिए उसको चेक करते हैं तो पता चलता है कि यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लोकेश है जो कि कृष्णा डोडी जिले का रहने वाला है और शायद ये अपनी चिकन शॉप से अपने घर की ओर जा रहा था और इसी बीच में इसने आत्महत्या कर ली है। इस प्रकार का क्राइम सीन देख करके पुलिस को लग रहा था। इसके बाद पुलिस वाले जो डेड बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट करने लगते हैं और इसी बीच पुलिस वाले लोकेश के परिवार वालों को इन्फॉर्म कर देते हैं कि इस तरीके से लोकेश इस अवस्था में रामनगर जिले में मृत पाए गए हैं। जैसे ये बात उनकी पत्नी चंद्रलेखा को पता चलती है वो क्राइम सीन पर पहुंचती हैं और जोर जोर से रोना शुरू कर देती हैं और जिस तरीके से चंद्रलेखा वहां पर रो रही थी उनके दुख को देख करके वहां पर जितने लोग भी मौजूद थे पुलिस वालों के साथ साथ ग्राम के सभी लोग वो सभी लोग उनको देख करके बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि कैसे एक पत्नी अपने पति की मौत के बाद इतना रो रही है, क्योंकि जो उसका गम था वो किसी भी व्यक्ति से देखा नहीं जा रहा था। तो लोकेश की मौत कैसे हुई थी? क्या लोकेश ने आत्महत्या की थी या उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके पीछे की कहानी जब आपको पता चलेगी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यह केस 23 जून को हुआ था और पुलिस लगातार इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी और लगभग 1 महीने के बाद पुलिस ने जब इस मैटर का पूरा खुलासा किया तो जो लोग इसको पहले आत्महत्या मान रहे थे, जब इसके पीछे की कहानी लोगों को पता चली तो उन लोगों ने सोचा कि एक पत्नी इस तरीके की प्लानिंग कैसे कर सकती है। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और रियल कहानियां मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ लेकर के आता हूं। और मेरी कहानी में लास्ट में आप लोगों को एक लेसन सीखने को मिलता है जिसको यदि आप लोग फॉलो करेंगे तो कभी भी आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि लोकेश जो कृष्णापुर डोडी जिले के रहने वाले थे, 23 जून को उनकी जो लाश थी वो मिली थी रामनगर जिले के पास में और उन्होंने पुलिस को ये बताया था कि यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचते हैं और क्राइम सीन को देख करके पुलिस को ये लग रहा था कि इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है, क्योंकि पास में वहाँ पर पॉइजन की बोतल पड़ी हुई थी और उसको देखने के बाद पुलिस वालों को यही लग रहा था कि इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। और इसके बाद पुलिस वालों ने जो डेड बॉडी थी उसको भेज दिया था पोस्टमार्टम के लिए और इसी बीच में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसके बाद जो पुलिस को ये जो मामला पूरा लग रहा था आत्महत्या का, उसके बाद जो पुलिस का शक था किसी और दिशा में चला जाता है और पुलिस वालों को अब ये लगने लगा था कि कहीं ना कहीं ये जो आत्महत्या का केस है इसके पीछे कोई साजिश है और किसी ने जबरदस्ती लोकेश की हत्या की है। तो जब पुलिस वालों के सामने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें यह पता चलता है कि जो पॉइजन था वो निगला तो गया था लोकेश के द्वारा, लेकिन उसकी कुछ क्वांटिटी उसके गले में ही फंसी हुई थी, यानी कि गले से सीने के बीच में क्वांटिटी फंसी हुई थी। और यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से आत्महत्या करेगा तो पॉइजन को पूरा निकलेगा, ना कि उसको ज़बरदस्ती निकलेगा इस तरीके से। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से पॉइजन खाता है तो वो पूरा निकल जाएगा
और इस केस में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें ऐसा लग रहा था कि उसको जहर ज़बरदस्ती खिलाया गया है, यानी कि वो नानुकुर कर रहा है और इसी वजह से जो जहर की कुछ मात्रा थी उसके गले में और सीने के बीच में मौजूद थी और इस वजह से अब पुलिस वालों को ये लग रहा था कि इसके पीछे कुछ दाल में काला ज़रूर है। साथ ही साथ जब पुलिस वाले उस पूरे क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो उन्होंने पाया था कि जो पॉइजन की बोतल वहाँ पर मिली थी उस बोतल का ढक्कन गायब था। अब यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से सुसाइड करना चाहेगा तो वह जो उसका ढक्कन है बोतल का वहीं पास में फेंक देगा, उसको कहीं दूर तो फेंकेगा नहीं। साथ ही साथ लोकेश की डेड बॉडी के एक ही पैर में स्लीपर थी और दूसरे पैर में स्लीपर थी नहीं, यानी कि उसके स्लीपर जो थे वो मौजूद ही नहीं थे। पुलिस वाले आसपास को जितना इलाका होता है उस पर ढूंढते हैं लेकिन उनको उसकी स्लीपर नहीं मिलती है। तो इसके बाद पुलिस वालों को यही लग रहा था कि इसके पीछे दाल में कुछ काला जरूर है और लोकेश का जो केस आत्महत्या लग रहा है ये आत्महत्या नहीं है बल्कि हत्या की गई है और इसके पीछे की जो साजिश है उसको अब उनको पता लगाना है। इसी बीच जो लोकेश की पत्नी चंद्रलेखा थी वो अगले दिन 24 जून को, जो कि खुद एक ग्राम पंचायत की सदस्य थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के बाद में ये बताती है, पहले तो वो खूब रोती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उसके रोना बिलाप को सुन करके जो वहाँ पर मीडिया कर्मी आए हुए थे वो लोग इतना दुखी हो जाते हैं कि वो खुद ही रोने लगते हैं। इस तरीके की एक्टिंग कर रही थी यहाँ पर चंद्रलेखा और चंद्रलेखा ये दिखाना चाह रही थी कि वो अपने पति की मौत से बहुत ज़्यादा दुखी है और इसके बाद वो बताती है कि उसके पति ने आत्महत्या कर लिया है। उन्होंने बहुत लोगों से कर्जा उधार ले रखा था और कर्जदार उसको परेशान कर रहे थे, शायद इसी वजह से उसने आत्महत्या कर लिया है। तो पुलिस वालों को यह लगता है कि एक वाइफ है अब जाके वो अपना दुख गाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, लेकिन पुलिस वालों ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन थी उसको जारी रखा था और साथ ही साथ पुलिस वालों ने लोकेश के जो परिवार वालों हैं उनसे पूछताछ करना शुरू किया। जब पुलिस वालों ने लोकेश के परिवार वालों से पूछताछ किया तो सबसे पहले वो पहुंचे लोकेश के पिता के पास, उनसे पूछा कि क्या आपका बेटा आत्महत्या कर सकता है। तो लोकेश के पिता ने यही कहा कि मेरा बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं थी, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें बता दी अपनी बहू चंद्रलेखा के खिलाफ जिनको सुन करके पुलिस वालों को कुछ ना कुछ जरूर शक होने लगा कि कहीं ना कहीं जो पत्नी चंद्रलेखा है उसी का तो कुछ इस केस में करा धरा तो नहीं है। उसके जो ससुर थे वो ये बताते हैं कि चंद्रलेखा का किसी के साथ प्रेम संबंध है और उस प्रेम संबंध के बारे में लोकेश को पता चल गया था और इस वजह से लोकेश लगातार उसको क्या करता था, मनाता था और जो समझाने की कोशिश करता था कि तुम्हारा जो भी प्रेम संबंध है उसको तुम समाप्त कर दो, क्योंकि तुम्हारे अब 2 बच्चे हैं उनको हमको पालना है और तुम अब जब ये सब काम करोगे तो हमारे बच्चों पर क्या फ़र्क पड़ेगा और उनके परवरिश में इसका कितना फ़र्क पड़ेगा, कितना असर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रलेखा को ये सब बातें पसंद नहीं आ रही थी और ये सब बातें जब लोकेश के पिता पुलिस वालों को बताते हैं तो पुलिस वालों को कहीं ना कहीं चंद्रलेखा के ऊपर शक हो रहा था। इसके साथ ही साथ लोकेश के पिता पुलिस वालों को ये भी बताते हैं कि ये जो उसकी बहू चंद्रलेखा है अक्सर अपना जो सारा समय है वो बेंगलोर वाला जो हमारा घर है वहीं पर रहती थी अपने 2 बच्चों को लेकर के, और मेरा बेटा जो लोकेश है उसकी चिकन शॉप की दुकान है, इस वजह से वो क्या होता था अपने बिजनेस को चलाने के लिए हफ्ते में 1 या 2 बार ही बेंगलोर जाता था। और वहीं जो मेरी बहू है चंद्रलेखा उसका बेंगलोर के रहने वाले ही किसी व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध है। जब ये सब बातें पुलिस वालों को पता चलती है तो वो अपने जो इन्वेस्टिगेशन की जो दिशा थी वो चंद्रलेखा के ऊपर कंसंट्रेट कर देते हैं और इसके बाद वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या ये जो बात उनके पिता ने बताई है लोकेश की वो बात सही है या नहीं। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले चंद्रलेखा के मोबाइल की कॉल डिटेल निकालते हैं और जब वो कॉल डिटेल निकालते हैं तो जो होना था वो बिल्कुल क्लियरली पुलिस के सामने आ गया था कि चंद्रलेखा किसी योगेश नाम के व्यक्ति के साथ कांटेक्ट में है और वो जो व्यक्ति योगेश है वो बेंगलोर के पोस्ट ऑफिस में काम करता है। ये सब बातें जब पुलिस वालों को पता चल जाती हैं तो वो पुलिस वालों के दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि कहीं ना कहीं चंद्रलेखा का किसी के साथ प्रेम संबंध तो है। इसके बाद पुलिस वाले ये करते हैं कि जहाँ पर लोकेश की डेड बॉडी मिली थी वहीं पर कनौ नाम का एक जलाशय है और जलाशय के आसपास जितने भी मोबाइल टावर थे उसको पुलिस वाले चेक करते हैं और ये चेक करते हैं कि ये जो योगेश व्यक्ति है उसके मोबाइल की लोकेशन क्या उस आसपास के इलाके में एक्टिव तो नहीं है। तो जब पुलिस वाले इस बात को चेक करते हैं तो उनको ये बात बिल्कुल क्लियर पता चल जाती है कि योगेश नाम का जो व्यक्ति है उसका मोबाइल उस समय अवेलेबल था, यानी कि उस जगह पर एक्टिव था जिस दिन लोकेश की हत्या हुई है, यानी कि जिस जगह पर लोकेश की डेड बॉडी मिली है और जिस दिन उसकी हत्या हुई थी 23 जून को, उस दिन पर ये जो योगेश नाम का व्यक्ति है इसका मोबाइल वहीं आसपास एक्टिव था। तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों को योगेश के ऊपर शक होने लगा था और इसके बाद जब ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है दोनों के मोबाइल नंबर से तो अब पुलिस वाले क्या करते हैं, चंद्रलेखा से तो बातचीत नहीं करते हैं अभी, वो सीधे उठाते हैं योगेश को और योगेश को पकड़ते हैं, फिर अपने तरीके से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। जब पुलिस वाले योगेश को संदेह के आधार पर उठाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं तो योगेश शुरू में यही पुलिस वालों को बताता है कि मेरा चंद्रलेखा नाम की किसी भी लेडी से कोई भी संबंध नहीं है, मैं पोस्ट ऑफिस में काम करता हूँ और यहाँ पर हजारों लोग आते हैं, उनमें से कोई होगा चंद्रलेखा, हो सकता है मैंने उससे कभी कोई बात की हो, लेकिन मैं किसी ऐसी लेडीज़ को नहीं जानता हूँ। लेकिन जब पुलिस वाले मोबाइल की जो कॉल रिकॉर्ड से वो पूरा दिखाते हैं कि भैया 3 दिन में तुम्हारी इतना बार इससे बातचीत हुई है, तुम ऐसे कैसे झूठ बोल सकते हो,
तो अब योगेश को ये लगने लगा था कि वो फँस रहा है, और जब उसको ये बात समझ में आ जाती है कि पुलिस वालों को उसकी जो कहानी है वो सब कुछ पता है, तो अब वह पुलिस वालों के सामने एक-एक करके पूरी कहानी परत दर परत खोलना शुरू कर देता है। और वह ये बताता है कि हाँ, उसने अपनी जो दोस्त है चंद्रलेखा, उसके ही कहने पर उसके पति यानी कि लोकेश की हत्या कराई है। जैसे ही योगेश इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, मैंने ही लोकेश की हत्या कराई है, तो पुलिस वाले उससे कहते हैं कि अब तुम पूरी कहानी शुरुआत से बताओ कि इसके पीछे का क्या माजरा था और किस वजह से तुम लोगों ने लोकेश की हत्या की है। तो योगेश पुलिस वालों को ये बताता है कि वो सोशल मीडिया के जरिए चंद्रलेखा से मिला था, और इसके बाद हम दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। ज़्यादातर चंद्रलेखा अपने बेंगलोर वाले घर में ही अपने बच्चों के साथ रहती थी, और उसका जो पति है लोकेश, वो हफ्ते में 1-2 बार ही यहाँ पर आता था, और उसकी क्या है दूसरी जगह पर 2 चिकन शॉप की दुकान है, और इस वजह से वो बिजनेस की वजह से यहाँ पर कम आता था, हफ्ते में 1-2 दिन ही आता था। और इस वजह से वो अक्सर जो उसकी पत्नी चंद्रलेखा है वो घर पर अकेली रहती थी, और इसी बीच में मेरा उसकी पत्नी के साथ संबंध स्थापित हो जाते हैं। पहले हमारे बीच में दोस्ती रहती है, और इसके बाद में हमारा जो रिलेशन था, प्रेम संबंध इतना कुछ दिनों के बाद योगेश और चंद्रलेखा का जो रिलेशन था, प्रेम संबंध था, वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि अब उसको ऐसे लगने लगा था कि जो उसका पति योगेश है वो उनके बीच में कांटा बन रहा है। और अब वह यही प्लान करने लगी थी कि वह योगेश के लिए लोकेश को अपनी ज़िंदगी से भी हटा देगी। और इसी बीच में जो लोकेश था उसको इस बात का पता चल जाता है कि उसकी पत्नी चंद्रलेखा का किसी योगेश नाम के व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध है। वो उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन चंद्रलेखा इस बात को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी। उसके 2 बच्चे थे, फिर भी वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि उसको इस तरीके के काम नहीं करना चाहिए। और वो लगातार लोकेश की जो एडवाइस थी, जो वो समझा रहा था, उसको मानने को तैयार नहीं थी। और वो दूसरी ओर योगेश के प्यार में इतना ज़्यादा पागल हो गई थी कि अब उसको ऐसा लगने लगा था कि लोकेश जो अब उसकी दोनों के बीच में कांटा बन रहा है, उसको रास्ते से हटा देना चाहिए। लोकेश को जब अपनी पत्नी चंद्रलेखा और उसके प्रेमी योगेश के रिलेशन के बारे में पता चल जाता है, तो अब जो चंद्रलेखा थी उसको अब इस बात का डर सताने लगा था कि कहीं लोकेश इस बात को उसके गाँव में उसके परिवार वालों से ना बता दें, क्योंकि यदि ये बात वो अपने परिवार वालों से बता देगा तो चंद्रलेखा की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी। और साथ ही साथ वो ग्राम पंचायत की सदस्य भी थी, और इस वजह से जो गाँव था उसमें उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत थी, और जब ये बात गाँव वालों को पता चलेगी तो वो लोग उसकी इज्जत ही नहीं करेंगे। तो अब चंद्रलेखा को यही लगने लगा था कि कहीं लोकेश यदि ये बात उसके गाँव में बता देगा, परिवार वालों से बता देगा, तो अब चंद्रलेखा की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होने वाली है। और इसी वजह से चंद्रलेखा अब ये सोचने लगी थी कि जल्द से जल्द अब लोकेश को रास्ते से हटा देना है। इससे पहले वो हमारे जो प्रेम संबंध है योगेश के साथ, उसके बारे में किसी को भी कुछ बताए, उससे पहले लोकेश को रास्ते से हटा देना है। और इसी बात की वजह से, यानी अपनी इज्जत बचाने की वजह से, चंद्रलेखा योगेश से कहती है कि तुम प्लान करो, पैसा मैं दूंगी, और लोकेश को रास्ते से हटाना है। योगेश को जैसे ही ये बात पता चलती है कि चंद्रलेखा अपने पति लोकेश को रास्ते से हटाना चाहती है और पैसा भी खुद दे रही है, तो इसके बाद वो अपने दोस्त संतोष से बात करता है। और जो ये संतोष था उसका पहले से एक क्रिमिनल रिकॉर्ड था, और वह उससे कहता है कि किसी व्यक्ति को रास्ते से हटाना है। और इसके बाद उनके बीच में 5 लाख रुपए में पूरी डील डन होती है लोकेश को हटाने की। संतोष 3 व्यक्ति थे, उनको भेजता है, शिवलिंगा, सूर्य और चंदन, और ये 3 लोग योगेश के साथ मिल करके अब लोकेश के मारने का प्लान बनाने लगे थे। और इसी बीच आती है 23 जून की रात है। 23 जून की रात को लोकेश अपने सुकंद कट्टा में जो उसकी चिकन की दुकान है वहाँ से वापस अपने घर की ओर आ रहे थे, और इसी बीच में पहले से ही चंद्रलेखा को ये बात मालूम थी कि अब जो लोकेश है अपनी दुकान से निकलने वाले हैं। वो इन्फॉर्म कर देती है योगेश को। योगेश पहले से वेट कर रहा था, और जो 3 लोगों को उसने मारने के लिए हायर किया था वो लोग एक काली कार में बैठते हैं, और इसके बाद लोकेश का पीछा करना शुरू कर देते हैं। और वो लोग लगातार लोकेश का पीछा कर रहे थे, और इसी बीच ये लोग रामनगर जिले के कनवा बांध के बाद पहुंचते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, लोकेश की जो कार थी उसमें पीछे से टक्कर मार देते हैं। जैसे ही लोकेश की कार में टक्कर लगती है, वो उतर के आके बाहर देखता है। उसको क्या मालूम था कि उसके पीछे इतनी बड़ी प्लानिंग कर रखी है उसकी पत्नी ने। जैसे ही लोकेश अपनी कार से बाहर आकर के देखता है कि किसने उसकी कार में पीछे से टक्कर मारी है, ये चारों लोग बाहर निकलते हैं और उसको लोकेश को अपनी कार में बैठा लेते हैं, और इसके बाद इसको पकड़ करके ज़बरदस्ती जहर पिलाना शुरू कर देते हैं। वो ना नुकुर करता है, लेकिन वो लोगों ने इतना तेज़ी से उसको पकड़ रखा था कि उसके मुंह में बिल्कुल बोतल लगा देते हैं और उसको जहर पिला देते हैं। वो ज़बरदस्ती जहर पी जाता है, और उसको जब तक पकड़ करके रखते हैं जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। और जैसे ही जहर की वजह से लोकेश की मौत हो जाती है, उसको कार से बाहर निकालते हैं, और उसकी जो कार आगे खड़ी थी वहीं पास में उसको फेंक करके वहाँ से भाग जाते हैं। और अगले दिन जब गाँव वाले वहाँ से निकलते हैं तो वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति मरा पड़ा हुआ है। पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचते हैं, और फिर आगे वो सभी कुछ प्रोसेस होता है जो मैंने पहले आपको इस वीडियो में बताया है। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक पत्नी ने वर्ल्ड क्लास एक्टिंग की मीडिया कर्मियों के सामने
है कि मेरी पति की मौत हो गई है और उसको इस बात का बहुत ज़्यादा दुःख है। लेकिन इसके पीठ पीछे की कहानी ये थी कि उसका किसी दूसरे व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसने अपने पति को मारने के लिए खुद ही पैसा दिया। उसने खुद ही पैसा दिया और अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति की हत्या करा दी। लेकिन उसका जो प्रेमी था वो इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं था कि वो पुलिस के सामने टिक सका, और जैसे ही पुलिस ने उसको पकड़ा तो उसने पूरी कहानी पुलिस के सामने गा दी जो उसकी प्रेमिका ने उसके साथ रची थी। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक पत्नी चंद्रलेखा ने अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए अपने पति की हत्या कर दी, जबकि उसके 2 बच्चे भी थे और उसकी उम्र 45 साल के आसपास थी, और इस उम्र में उसने इस तरीके का कांड कर दिया और अपने पति को मारने के लिए पैसे भी खुद दिए। तो आजकल लोगों के मन में पता नहीं क्या हो गया है कि वो लोग गुनाह करने में अपनी खुशी ढूँढने लगे हैं। यानी कि उनको ऐसा लगता है कि यदि वो इस गुनाह को कर देंगे, इस क्राइम को कर देंगे, तो उसके बाद जो उनकी ज़िंदगी है वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन इन लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं रहता है कि क्राइम करने के बाद में कोई भी व्यक्ति ना तो बच सकता है और ना ही खुश रहता है, बल्कि उसको पूरी ज़िंदगी सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ेगी और उस गुनाह की सज़ा के लिए वेट करना पड़ेगा जो उन्होंने जाने अनजाने में उसमें छुपी हुई एक खुशी के लिए कर दिया था। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी काम को करने से पहले 100 बार ज़रूर सोचें। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये काम गलत है तो उस काम को कभी मत करें, क्योंकि गलत काम करने के बाद में आप बच नहीं सकते हैं और जब आप पकड़े जाएंगे तो आपको सज़ा ज़रूर होगी और आपकी जो पूरी ज़िंदगी है वो बर्बाद होगी। साथ ही साथ आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए सभी लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होगी, चाहे बच्चे हों, माँ बाप हों या कोई भी हो। इसलिए कुछ भी करने से पहले 100 बार ज़रूर सोचें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।